गुड मॉर्निंग बच्चों। ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट इको लेसन नंबर 9 विदेश व्यापार। सबसे पहले हम प्रस्तावना देखेंगे। हमारे देश की तरह ही अन्य अनेक देशों में भौगोलिक सीमा निर्धारित होती है। देश की सीमा के बाहर आने और जाने पर कानूनी नियंत्रण होता है, अनुबंध होता है और प्रतिबंध होता है। क्या हमने कभी विचार किया है कि हमारे घरों में कोरिया का फ्रिज है, जापान का टीवी है, रास्तों पर जर्मनी की कार चल रही है, खेतों में अमेरिका के ट्रैक्टर हैं, मॉल में यूके के जूते और कपड़े कहाँ से आते हैं? क्या हम जानते हैं कि हमारे वाहन जिस पेट्रोल और डीजल से चलते हैं उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा खाड़ी के देशों से आता है? तो इस प्रकरण में हम समझेंगे कि देश की सीमा के बाहर जो चीज़ वस्तु है, सेवा है, टेक्नोलॉजी है, उनका आना जाना, आदान प्रदान, तो उसे विदेश व्यापार हम कह सकते हैं। मतलब हम हमारे देश की सीमा के बाहर चीज़ वस्तु का आयात करें, निर्यात करें, उसे विदेश व्यापार कहते हैं। इस व्यापार के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार भी करेंगे। तो 9.1 में देखो कि आंतरिक व्यापार और विदेश व्यापार। व्यापार अर्थात एक ऐसी व्यावसायिक प्रवृत्ति या धंधा की प्रवृत्ति जिसमें वस्तु, सेवा, पूंजी, टेक्नोलॉजी और बौद्धिक संपत्ति इत्यादि का क्या होता है? विनिमय होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो व्यापार में ऐसी चीज़ वस्तुओं और हेरफेर आय का लाभ प्राप्ति के लिए किया जाता है। किसी भी एक देश की सीमा के अंदर होने वाले व्यापारिक प्रवृत्तियों को आंतरिक व्यापार तथा देश की सीमा के बाहर होने वाले को क्या कहते हैं? विदेश व्यापार अथवा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। अब विदेश व्यापार के कारण, विदेश व्यापार के क्या कारण है, किस लिए हम व्यापार करते हैं? तो देश में उपलब्ध उत्पादन के साधनों में अंतर। अलग अलग देशों में उत्पादन अलग अलग प्रमाण में होता है। तमाम प्रकार के उत्पादन के लिए सभी प्रकार के साधन भी प्रत्येक देश के पर्याप्त प्रमाण में उपलब्ध नहीं होते। किसी देश अलग अलग देशों में अलग अलग चीज़ों का क्या होता है? उत्पादन होता है। जैसे हमने किसी चीज़ का उत्पादन किया, दूसरे देशों में नहीं होगा, दूसरी चीज़ ने दूसरे देशों ने किया, हमारे पास नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर चीज़ वस्तु हम विदेशों से मंगवाते हैं तथा अपने देश से विदेश में भेजते हैं। दूसरा है उत्पादन खर्च। साधन एवं साधनों की उपलब्धता अलग अलग होने के कारण वस्तु और सेवा का उत्पादन खर्च भी अलग अलग देशों में अलग अलग होता है। कोई साधनों की कमी, उनकी कीमतों के कारण कई वस्तुओं, उत्पादन तथा सेवाओं का खर्च ऊंचा रहता है। घरेलू खर्च ऊंचा हो तो ऐसी वस्तु और सेवाओं का अन्य देशों से आयात करना सरल और सस्ता हो जाता है। तीसरा है टेक्नोलॉजी प्रगति। प्रत्येक देश में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में समान प्रगति नहीं हुई है। कुछ देश कुछ विशेष प्रकार के टेक्नोलॉजी के कुशल होते हैं तो कुछ अन्य दूसरे प्रकार की टेक्नोलॉजी में माहिर होते हैं। इसलिए प्रत्येक देश प्रत्येक वस्तुओं के उत्पादन में एक समान कार्यक्षमता नहीं रखते, अतः अलग अलग देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार भी होता है। चौथा पॉइंट है श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण। प्रत्येक देश में श्रम की उत्पादकता, कौशल अलग अलग होता है और नियोजक शक्ति की कार्यक्षमता भी क्या होती है? अलग अलग होती है। दो देशों के बीच श्रम विभाजन, विशिष्टीकरण देखने को भी मिलता है। श्रमिक कुछ निश्चित प्रकार की वस्तु और सेवा का उत्पादन करते हैं, अधिक कुशल होते हैं और चीज़ वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उसी क्षेत्र में विशिष्टीकरण करते हैं। चीज़ वस्तु सेवाओं का अन्य देशों में निर्यात करते हैं। जिन सेवाओं की कार्यक्षमता रूप से उत्पादन न किया जा सके उन सेवाओं को आयात करना होता है। और इसके उपरांत भी चीज़ वस्तु और सेवा का उत्पादन करने में रुचि रखता है तो वह ऐसा करने के लिए कौशल, ज्ञान और निष्णात व्यक्तियों का आयात भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 9.3 विदेश व्यापार का स्वरूप। विदेश व्यापार का स्वरूप अर्थात ऐसी व्यावसायिक व्यापारिक प्रवृत्तियाँ जो उनके विभिन्न पहलुओं और अन्य प्रवृत्तियों से बिल्कुल अलग पहचान दिलाएं। विदेश व्यापार का स्वरूप उसको प्रभावित करने वाली परिस्थिति, उससे संबंधित नीति, कानून के आधार पर निर्धारित होती है। जैसे कि पहला पॉइंट है विदेश व्यापार में साधनों की भौगोलिक एवं व्यावसायिक गतिशीलता कम होती है। विदेश व्यापार में नीति विषयक सामाजिक कारण, श्रम की गतिशीलता, पूंजीगत साधनों का उपयोग विपुल प्रमाण में होने के कारण पूंजीगत साधनों की गतिशीलता पर कानूनी प्रतिबंध होता है। नियोजक जो पैसा निवेश करेगा वह श्रम की तरह कम गतिशील भी होते हैं।
किंतु नियोजक शक्ति वर्तमान समय में अधिक गतिशील बनी है, जबकि जमीन की भौगोलिक गतिशीलता शून्य है। दूसरा देखो, वैविध्यपूर्ण वस्तुओं का व्यापार। विदेश व्यापार में अनेक प्रकार की विविधता देखने को मिलती है, जैसे कि सेवा उपलब्ध कराई जाती है, जीवन स्तर, जीवन शैली और व्यक्तियों की तमाम प्रकार की जो मांग को संतुष्ट भी किया जा सकता है। विदेश व्यापार की सफलता, समृद्धि, जिन देशों में बिजली की कमी हो वहाँ मानव संचालित मशीनों की मांग अधिक होती है, जबकि बड़े पैमाने पर बिजली का उत्पादन करने वाले देश स्वयं संचालित मशीनों की मांग अधिक होती है, क्योंकि वहाँ पर बिजली का उत्पन्न अधिक होता है तो उनको मशीनें वगैरह की ज़रूरत भी अधिक पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट देखो हमारा चुनौतीपूर्ण स्वरूप। विदेश व्यापार का स्वरूप अधिक चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि विविध देशों में विविध प्रकार की जलवायु, भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, पहनावा, पसंद इत्यादि होती। ऐसे तमाम अवरोधों को दूर करके व्यापार करने की चुनौतियां व्यापारी के समान होती है। चौथा है राजनीय प्रयत्न। विदेश व्यापार की स्थापना, उसका विकास केवल व्यापारियों का प्रयत्न पर्याप्त नहीं है और इसमें प्रत्येक देश की सरकारों की राजनीतिक इच्छा शक्ति आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ साथ भी अनौपचारिक मीटिंग, व्यापार मेला, अनौपचारिक सम्मेलन भी करने पड़ते हैं, जिससे अलग अलग देशों में व्यापारी राजनीतिक सदस्य एक दूसरे के साथ मिलकर विदेश व्यापार को दिशा देते हैं। तथा गुजरात राज्य में व्यापार बढ़ाने के लिए वाइब्रेंट गुजरात समिट का आयोजन किया गया है और यहाँ विदेश के अनेक देशों के व्यापारी, व्यापार उद्योग के प्रतिनिधि एक साथ एक स्थान पर इकट्ठे हुए हैं। वे एक दूसरे से व्यावसायिक जानकारी का विनिमय करते हैं, गुजरात राज्य नीति, संस्कृति इत्यादि से परिचित होते हैं। प्रत्येक देश के राजनीतिक कानून, संस्थाएं अलग अलग होती हैं। व्यापारियों के उत्पादन, विक्रय तथा प्रचार के प्रयत्नों के साथ साथ राजनीतिक प्रत्ययन का विशेष महत्व है। पांचवा पॉइंट है विविध मुद्रा के भाव और उनके मूल्य के संदर्भ में धारणाएं। विदेश व्यापार के दौरान सर्व स्वीकृति मान्य चलन द्रव्य ही भुगतान करना होता है। जुड़े हुए तमाम देशों में अपने देशों के चलन को अंतर्राष्ट्रीय चलन में रूपांतरण करना पड़ता है। विविध विनिमय, उनमें से चढ़ाव उतार और ऊंचे भाव पर विदेशी मुद्रा खरीदी जाए तो व्यापार को खूब नुकसान उठाना पड़ता है, ऐसा हम कह सकते हैं। ऐसा बताया विविध प्रकार की मुद्रा का भाव में परिवर्तन, कि हमें पता है कि हमारे देश का रुपया है, किसी देश का करेंसी है, किसी देश का पाउंड है, किसी का डॉलर है। तो जो अमेरिका का डॉलर है, हम जो भी हमारे मुद्रा का चेंजेस करवाते हैं तो किस में करवाना पड़ता है, हमें डॉलर में। तो हमें पता है रुपया से कई ज़्यादा पाउंड डॉलर अधिक है। छठा पॉइंट है विविध राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में संयुक्त प्रयास। विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विकसित करने के लिए तमाम देश सरकारों को विश्व व्यापार, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन संस्थाओं के साथ सामूहिक प्रयत्न करने पड़ते हैं। व्यापार का कद बढ़ाने के लिए प्रत्येक देश को सुदृढ़ संकल्प के साथ प्रयत्न करना अनिवार्य हो जाता है, जिसके अंतर्गत उन्हें अपनी नीति और अपना व्यापार अधिक अनुरूप करना पड़ता है। सामाजिक संस्कृति संगठन को इस प्रकार के व्यापार को खुले मन से स्वीकार करना चाहिए और देशों में औद्योगिक संगठनों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ाने की दिशा में साथ और सहकार देना चाहिए। सातवां पॉइंट है राजकीय एवं सामाजिक विचारधारा की असर। विदेश व्यापार के कद, दिशा, राजकीय एवं सामाजिक बातों की असर विशेष होती है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में विश्व के नेताओं के साथ मिलकर व्यापार बढ़ाने का खूब प्रयास किया है और ध्यान युद्ध से हटाकर व्यापार की दिशा केंद्रित किया जा सकता है। जैसे कि विदेश व्यापार में विचार, सामाजिक ढांचा, इतिहास आदि का संबंधों पर आधारित रहता है। आठवां पॉइंट है बड़े पैमाने पर व्यापार। विदेश व्यापार का कद अत्यंत विशाल होता है, देश में असंख्य वस्तुएं होती है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ जुड़ी होती है। नौवां पॉइंट है विशेष प्रमाण में कर और स्वीकृति। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए प्रत्येक देश को अन्य देश के जांच स्वीकृति करनी पड़ती है और सेवा की स्वीकृति, उनकी गुणवत्ता, उनके सर्टिफिकेट, परिवहन की व्यवस्था, अलग अलग गुणवत्ता होने के कारण व्यापार वालों को उत्पादन पद्धति के संपूर्ण जानकारी भी रखनी पड़ती है। दवाई की गुणवत्ता का स्तर अलग अलग होता है, व्यापारिक उत्पादन से प्राप्त का उत्पादन करना भी पड़ता है।
10वां पॉइंट है हमारा कि प्रतिस्पर्धा और जोखिम का ऊंचा प्रमाण। किसी एक वस्तु या सेवा का उत्पादन अलग अनेक देश करते हैं। विश्व बाजार में अपना हिस्सा बेचने के लिए अलग अलग ढंग से प्रयास करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में ग्राहकों के बीच तीव्र स्पर्धा देखने को मिलती है। विश्व बाजार में अपनी वस्तु की मांग बाजार खड़ा करने के लिए खूब जोखिम रहा है और विज्ञापन खूब बढ़ा है। विक्रय खर्च अत्यंत ऊंचा रहता है। ग्राहकों को संतुष्ट करने का प्रयास और प्रमाण में प्राप्त न होने के कारण खूब आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। 9.4 आंतरिक और विदेश व्यापार के बीच अंतर। पहला है कद के आधार पर अंतर। विदेश व्यापार में अनेक देश, वस्तु, कानूनी पद्धति आदि खूब गुना बढ़ा है। दूसरा है विविध चलन और भुगतान की पद्धति। आंतरिक व्यापार में भुगतान स्वदेशी चलन में ही होता है और स्वदेशी बैंकों के बीच भुगतान करना होता है। स्वदेशी चलन को किसी की स्वीकृति अंतर्राष्ट्रीय चलन में रूपांतरित करना पड़ता है। संपूर्ण जानकारी रखनी पड़ती है और इसके अतिरिक्त आयातकर्ता और निर्यातकर्ता को स्वदेशी बैंकों से भुगतान संबंधित प्रमाण पत्र भी प्राप्त करना पड़ता है। तीसरा पॉइंट है हमारा कि भाषा संस्कृति में समाज से संबंधित अंतर। आंतरिक व्यापार में विनिमय एक समान भाषा, संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत, किंतु देश व्यापार में प्रत्येक देश में भाषा, संस्कृति, समाज इत्यादि भिन्नता होने के कारण वर्ग की भावना को ठेस न पहुँचे, इस प्रकार के व्यापार करने पड़ते हैं। चौथा पॉइंट है हमारा यातायात संबंधी खर्च। विदेश व्यापार में आंतरिक व्यापार की तुलना में यातायात खूब खर्च अधिक करना पड़ता है। अनेक प्रकार की सीमा शुल्क भी भरना पड़ता है, जिसे टैक्स कहते हैं, जो टोल टैक्स वगैरह, जो आंतरिक व्यापार की तुलना से अधिक होते हैं। पांचवा पॉइंट है प्रतिस्पर्धा के प्रमाण में अंतर। आंतरिक व्यापार में किसी एक वस्तु या अनेक उत्पादक हो, फिर भी उत्पादन के साधन, टेक्नोलॉजी इत्यादि समान होने के कारण वस्तु का वर्गीकरण भिन्नता के स्तर पर अधिक स्पर्धा नहीं कर सकते और प्रत्येक उत्पादक का वर्गीकरण विभिन्न कारणों से स्पर्धा करते हैं। इस प्रकार वस्तु को बेचने के लिए संबंधित देश के उत्पादक अन्य देशों के उत्पादक बाजार में बड़ा हिस्सा प्राप्त करने के लिए स्पर्धा करनी पड़ती है। जिस समय भारत में विदेश कार्य नहीं थी, जब हमारे देश में विदेश कार्य नहीं थी, उस समय खूब स्पर्धा हुई थी। प्रतिदिन नए नए आकर्षण, सुविधा, विज्ञापन हमें देखने को मिलते थे। तमाम ऐसी कंपनियां थी तो बाजार में अपना हिस्सा खूब बढ़ाने की होड़ में लगी रहती थी, कंपटीशन में लगी रहती। छठा पॉइंट है ग्राहकों की संतुष्टि में अंतर। एक ही देश में समाज, शिक्षा, जानकारी, पसंदगी, मूल, सहनशक्ति होने के कारण भी विक्रेता ग्राहकों को संतोष की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इस प्रकार उत्पादन का, विज्ञापन का विक्रय बढ़ता है और खूब बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। विक्रेताओं को प्रत्येक देश में ग्राहकों को संतुष्ट करने से खूब अधिक परिश्रम करना पड़ता है, और जबकि विदेश व्यापार में आसानी से इस प्रकार की पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। सातवां पॉइंट है हमारा कि संचालन एवं कानूनी व्यवस्था में अंतर। स्वदेश के संचालन और कानूनी व्यवस्था के बारे में हम कहें तो कठिनाइयों का खूब सामना करना पड़ता है, जैसे कि कार हुआ, कानूनी स्वीकृति हुई, नीतियों पूरी की जाती है और इस तरह से अन्य देशों की नीतियाँ से संबंधित जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया मुश्किल एवं अत्यंत खर्चीली है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि विदेश व्यापार का प्रवर्तमान स्थिति। आज के समय में जो विदेश व्यापार की स्थिति है, तो विदेश व्यापार की क्या स्थिति है, तो एग्नस मैडिसन नामक एक इतिहासकार थे। उन्होंने संशोधन करके कहा है कि वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट 2013 में दर्शाया गया है कि 1800वीं सदी के मध्यकाल में जनसंख्या 6 गुना में वृद्धि हुई थी और विश्व का उत्पादन कितना बढ़ा था, 60। विश्व व्यापार में कितनी वृद्धि हुई थी, 140 गुना। और इस रिपोर्ट के अनुसार राजनीतिक संबंधों का विकास होने से व्यापार में बढ़ोतरी हुई। पिछले 30 वर्षों में ऐसा कह सकते हैं कि 7% दर से वृद्धि हुई और 1980 से 2011 के बीच में विकासशील देशों के निर्यात में हिस्सा कितना प्रतिशत था, 34%, जो बढ़कर आयात कितना हुआ, 47, और आयात में योगदान कितना हुआ, 29 से बढ़कर 42 हो गया। ये आज की हमारे प्रवर्तमान स्थिति है। पिछले कई दशकों के दौरान में विश्व उत्पादन की वृद्धि में विश्व व्यापार वृद्धि दर कई गुना प्रमाण में बढ़ा है और विक्रय व्यवस्था विकास हुई है।
तो कोष्टक 9.1 में देखो कि विविध समयावधि के दौरान विश्व व्यापार का औसत वार्षिक दर कितना था। तो 1950 से 1973 में 7.88 था, और 1973 से 85 में 3.65, और 85 से 96 में 6.55, और 96 से 2000 6.89, 2000 से 2011 में 5 पॉइंट था, और 2015 से बढ़कर 15-16 में बढ़कर घटकर कितना हो गया है 2.8। तो बच्चों ये लेसन है जो हमने पढ़ा, इसके जो भी मैंने आपको पॉइंट पढ़ाए हैं, तो आपको क्या करना है, ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपको लिखने हैं तथा याद करने हैं। अब इसके आगे वाला जो लेसन है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगी। थैंक यू।